तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश इसमें। थोड़ा सा 2-3 दिन क्लास की प्रॉब्लम रह सकती है आपको, ठीक है। मतलब आज कल परसों, क्योंकि सभी जानते हैं जैसे मतलब अपना जन्मदिन होता है तो हर कोई इंजॉय करता है। तो मैं भी मतलब थोड़ा सा घूमने वगैरह जाऊंगा। कल 15 है तो आज की क्लास भी थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब हो सकता है कि इवनिंग टाइम पे आपका क्रैश कोर्स आ जाए, बट मुझे लग नहीं पा रहा कि आ जाएगा, क्योंकि मुझे आज दिन में निकलना है और मैं कल टॉपिक भी आपका प्रिपेयर नहीं कर पाया। कल की क्लास का भी मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि आपका कल क्रैश कोर्स आएगा, और क्लास भी आएगी या नहीं आएगी मुझे नहीं पता। और फिर 16 के बाद यानी 16 से आपकी कंटिन्यू क्लास रहेगी। अब जो ये डिस्टर्ब होता है, अब भरपाई तो करनी पड़ेगी। अब जिम्मेदारी ले रखी है तो भाई ऐसा भी नहीं कर सकते कि आप छात्रों को धोखे में रखो, उनको मतलब कहो कि क्लास दो उसके बाद स्किप करो, ऐसा तो नहीं होगा। कोशिश करूँगा कि सैटरडे संडे 2-2 क्लास आपकी क्रैश कोर्स पे दे सकूँ, ठीक है। अब इतना ही एफर्ट मैं लगा सकता हूँ। बाई चांस सैटरडे संडे अगर 2-2 क्लास नहीं आ पाई आपकी, जो 2 दिन आपका डिस्टर्ब रहेगा, उसके बदले में जो इवनिंग में आपका स्टडी विथ योगेश 2.0 पे मैं क्लास देता हूँ, वहाँ पे आपकी हो सकती है कि क्रैश कोर्स की क्लास आ जाए उस जगह पे, ठीक है। तो अब जैसे क्योंकि कल भी मैं मतलब थोड़ा सा, एक तो इतना बिजी शेड्यूल हो रहा है आजकल 2-4 दिनों से। कल मैंने सोचा था कि आज क्रैश कोर्स की क्लास दूंगा, तो टॉपिक तो तैयार करने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि वो टॉपिक है टाइम टेकिंग। 2-2.5 घंटा उसमें लगता ही लगता है। वो पढ़ाने में टाइम नहीं लगता, उसमें पढ़ाने में क्या 35-36 मिनट की वीडियो है, आप आओ पढ़ाओ वीडियो अपलोड करो, वो तो बहुत आसान है। लेकिन उसको सेलेक्ट करने में मतलब अब देखिए कंप्यूटर के क्वेश्चन अलग सेलेक्ट करने, पॉलिटी एनसीईआरटी की किताब छांटनी है कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका उत्तराखंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट तरीके से जो पूछे जा सकते हैं, वो हिंदी का पोर्शन अलग छांटना है एनसीईआरटी से, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। 2 से 2.5 घंटा मतलब मिनिमम मान के चलिए, 2.5 घंटा मिनिमम मान के चलिए उस 90 डेज के क्रैश कोर्स के एक वीडियो को टॉपिक सेलेक्ट करने में यानी क्वेश्चन सेलेक्ट करने में लगते हैं। उसके बाद आधा 45 मिनट वीडियो बनाने में। आज इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि कल यानी जो मतलब बीता हुआ कल है, यानी कल आज और आने वाला कल, ये 3 दिन आपका जो था मेरा मतलब मेरे लिए काफ़ी बिजी शेड्यूल है, क्योंकि थोड़ा सा आउटिंग वगैरह हर कोई करता है। तो मैंने कमेंट सेक्शन पढ़े, यानी जैसे जो आप लोग कमेंट वगैरह करते हैं वो तो मैं हमेशा पढ़ता हूँ। ये मैं सोचता हूँ कि सर लाइक नहीं करते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते। वो लाइक वगैरह इसलिए नहीं कर पाता मैं, क्योंकि कई बार किसी का लाइक वगैरह छूट जाता है, फिर बच्चे कहते हैं कि हमारा कमेंट नहीं पढ़ा, ये वो। फिर इससे अच्छा पढ़ते रहो, इसकी मतलब वो करो उसको, ठीक है, देखो, फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो ठीक है, थैंक यू सर, वो सर वो सब चलता रहता है। अब इसमें 2 चीज़ें थी। एक तो कई बच्चों ने ये कहा कि सर उत्तराखंड का जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। कल ही शायद कल के कमेंट सेक्शन में देखना उत्तराखंड के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिस बच्चे ने भी ये कहा था वो कमेंट सेक्शन में लिख देना आज, ठीक है। जिसने ये पूछा कि उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, वो हम तैयार कर लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक आइडिया आ जाएगा हमें कि हमें क्या क्या पढ़ना है। दूसरा, एक बच्चे ने ये पूछा था सर जो विंसर ईयर बुक है, ठीक है, विंसर ईयर बुक, उसको कैसे पढ़ना है, यानी क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको वो बता दीजिए। यानी क्योंकि बच्चे ये जान रहे थे कि ये उत्तराखंड का पोर्शन जो 40 नंबर का है किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है, यानी आपका 40 नंबर की उत्तराखंड है, यूके SSC के कोई भी एग्जाम हो, इन 2 चीज़ों पे अगर बच्चे ये कहते हैं कि सर उत्तराखंड के टॉपिक बता दो और विंसर ईयर बुक को कैसे सही तरीके से हम लोग डील करें, कैसे पढ़ना क्या पढ़ना वो बता दो, तो मैं बिल्कुल उसको बताने को, क्योंकि अब मजबूरी थी। अब वीडियो स्किप कर दूँ ना दूँ वो भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें टॉपिक जैसे आज की क्लास है, कोई टॉपिक बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई ज़्यादा टाइम नहीं, 18 से 20 मिनट की वीडियो होगी, उतना ही टाइम लगता है, ठीक है। देखिए अब इस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ विंसर ईयर बुक वाला फॉर्मूला, क्योंकि जल्दबाजी है थोड़ा सा, जल्दी जल्दी में आज मेरे को क्लास देनी है, यानी थोड़ा सा बिजी होने की वजह से। विंसर ईयर बुक जो बच्चे ये कह रहे थे कि इसको कैसे तैयार करें, मैं आपसे ये कहता हूँ अगर आपके पास विंसर ईयर बुक है तो इसके समसामयिकी वाला पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। यानी आपका करंट अफेयर का जो पोर्शन है, इंडेक्स से आगे देखना, वो पोर्शन सबसे ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद का जो पोर्शन है, अगर आप समसामयिकी तैयार करते हैं तो इसमें 2-3 तरीके से, पिछले 1 साल में राजनीतिक घटनाक्रम क्या हुआ, कोई बड़ी हस्ती जो थी, अगर किसी के साथ कोई इंसिडेंट हो गया, या कोई सरकार ने कोई योजना लाई, सरकार ने कोई बड़ी घोषणा की है, आर्थिक रूप से जो सर्वेक्षण हुआ है, जिले के जो जिलेवार जो आंकड़े आए हैं, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोर्शन अपने आप में विंसर ईयर बुक में रहता है। वो आज से नहीं, वो हमेशा से रहता है, क्योंकि कई बच्चों को इस किताब के बारे में पहले पता नहीं था। लेकिन ये किताब मेरी नज़र में तो अच्छी है, क्योंकि मैं चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस के हों, या लोकल जो एग्ज़ाम होते हैं ग्रुप सी वगैरह के, किसी भी तरीके के एग्ज़ाम में ईयर बुक बहुत इंपॉर्टेंट करती है। जैसे आप कई बच्चे यूपीएससी वगैरह की तैयारी भी करते होंगे, इंडिया ईयर बुक आती है, यानी भारत की जो ईयर बुक आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। विलियम्स में आप हमेशा देखना,
15, 16, 20 क्वेश्चन उस इंडियन ईयर बुक से आते ही आते हैं। तो इस तरीके से आपका भले ही विंसर ईयर बुक से यूके ट्रिपल से 1-2 क्वेश्चन पूछे ना पूछे, लेकिन यूकेपीएससी पक्का पूछेगा। और यूकेपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन पूछ सकता है इससे, ठीक है। एनटी मेंस, एफआरओ मेंस या जो भी अपर पीसीएस मेंस है वहाँ भी क्वेश्चन इससे पूछे जाने की संभावना रहती है। देखिए, आपको सबसे इंपॉर्टेंट है समसामयिकी वाला पोर्शन तैयार करना। इसमें ये देखना, जैसे आपको दिया है, आप 1-2 बार रीडिंग करोगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि फालतू की चीज़ें क्या है। फालतू नहीं पढ़ना है, कहानी राम कहानी नहीं पढ़नी है। अब तो इतनी मैच्योरिटी आ चुकी है आपकी कि आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। कई बच्चे मुझे इस टाइप की चीज़ें भेजते हैं, जैसे अखबार में आएगा इसको ये बना दिया गया, ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती है वो नहीं आती, जो शासन प्रशासन स्तर पर बदलता रहता है। एक ने भेजा था इसको जिलाधिकारी बना दिया, अब जिलाधिकारी थोड़ा ना पूछ रहा है आपसे कोई। एक ने पूछा था राजस्व परिषद का अध्यक्ष इसको बना दिया, सर ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। तो ये तो प्रशासनिक हेर फेर बदल होते रहता है शासन प्रशासन के स्तर पे, वो नहीं। तो यहाँ आपने जो समसामयिकी वाला पोर्शन है इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसमें ये चेक कर लेना, जब आप स्टार्टिंग से इसकी रीडिंग करोगे, देख लेना कहीं पे कोई डेटा आया है, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से आया नहीं आया है। इसके बाद का जो पोर्शन होता है इसमें हर चीज़ मिलेगी आपको। उत्तराखंड की हिस्ट्री भी दिखेगी, हल्का सा उत्तराखंड का भूगोल भी दिखेगा यानी जियोग्राफी, प्रैक्टिस सेट भी होंगे इसमें, कोई पेपर वगैरह भी बनाया होगा ये, और वन लाइनर भी, ठीक है, वन लाइनर भी। वन लाइनर, इसके वन लाइनर बहुत अच्छे से पढ़ लेना, यानी विंसर ईयर बुक में कहीं ना कहीं आगे बीच बीच में आपको वन लाइनर बनाए होंगे टॉपिक वाइज। वन लाइनर की दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट रहता है, ये वन लाइनर इसके पक्का पढ़ना आप, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट रहता है। साथ ही साथ इसमें भारत की भी मतलब इंडियन लेवल की जीएस जो कि कोरिलेट होता है, यानी उत्तराखंड से संबंधित जो चीज़ें हम पढ़ते हैं उसी से संबंधित जो भारत की चीज़ें हैं वो जीएस, वो पोर्शन भी कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप लोग देखना इसके अंदर कुछ जैव विविधता क्षेत्र या इस प्रकार से कोई प्रमुख अभ्यारण्य वगैरह ये सब चीज़ें दी होंगी, या नेशनल पार्क वगैरह, वो इंपॉर्टेंट, या टाइगर रिजर्व भारत के कौन कौन से हैं, तो वो जैसे उत्तराखंड का है, उत्तराखंड के पोर्शन से आप कोरिलेट करके ये पाओगे कि हाँ ये चीज़ें वहाँ पे भी आपको देखने को मिल रही है, वो भी अपने आप में क्या हो जाती है, चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, आप जब इसको सबसे ज़्यादा पोर्शन समसामयिकी पे दोगे, ये जो बाकी का पोर्शन है ये आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाता है बच्चों, क्योंकि ये रिविजन करवाता है आपसे। ये जितनी भी चीज़ें मिलेंगी, मान के चलिए अगर आप रेगुलर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, 95% पोर्शन आपका ये रिवाइज करेगा। और रिवाइज करने का ये मतलब होगा कि आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा यार जैसी चीज़ें हमने पढ़ी हैं इस किताब में भी उसी प्रकार की चीज़ें मिल रही हैं, यानी हम सही दिशा में सही ट्रैक पे जा रहे हैं। और आपको किसी केस में ये लगता है नहीं आप ये पढ़ रहे हैं और आपने चीज़ें पहले पढ़ी नहीं, फिर तो दिक्कत है, फिर तो आपका मतलब इसका मतलब आपने उत्तराखंड को हवा हवा में पढ़ा है, यानी बहुत ज़्यादा फोकस आपने उत्तराखंड के पोर्शन पर नहीं किया है। ये सच बात है। आप जब इसको देखोगे, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने पहले भी इसको बताया था, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए होता है। और आप चाहें तो इसको स्किप करें, इसके अंदर कई टॉपिक होंगे, आप अगर इससे पढ़ जाते हैं तो इसको मतलब एक क्विक रिवीजन जिसको आप लोग कह सकते हैं, तत्काल प्रभाव से अगर आप रिवाइज करना चाहते हो तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया तरीका है। और इसकी जो नई चीज़ होती है वो समसामयिकी होती है। कई बच्चे कहते हैं सर 2016 की पढ़ी है, 2018 की पढ़ी है, 2020 की पढ़ी है। मैं तो ये कहूँगा 120-50 रुपये खर्च करने में एक साल में कोई बड़ी बात नहीं है, आप चाहें तो ले सकते हैं। विंसर ईयर बुक होनी चाहिए, मतलब हर साल की ही होनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। अभी जैसे आप 2022 में तो ये जो इस टाइम पे जनवरी फरवरी के आसपास आई होगी वो ले लो, उसके बाद जो दिसंबर जनवरी फरवरी में अगले महीने अगले साल आएगा वो ले लेना। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं आपकी तैयारी के लिए ईयर बुक का होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये पक्का मान के चले फायदा देगा ही देगा। ये मत सोचना कि इससे क्वेश्चन आया या ना आए, इतना नहीं देखने की। आप कई बच्चे ये भी करते हैं, पहले क्या करेंगे, पेपर होगा उसको देखेंगे, छांटेंगे उसमें किस किताब से कितने आए, कि इस फालतू के कामों पे अपना समय व्यर्थ मत करना। किताब से आए ना आए, मेरी पर्सनल आपसे ये रिक्वेस्ट है, विंसर ईयर बुक आपके पास होनी चाहिए, आपको पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से जो समसामयिकी वाला पोर्शन है, एक तो ये तैयार होता है, सरकारी आंकड़े इसमें मिलते हैं, इसके अलावा ये पोर्शन आपका कंप्लीटली रिवीजन होता है। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि आपका समय की कमी है, आप इसको नहीं पढ़ पा रहे, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आप चाहो तो स्किप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें प्रमुख व्यक्तित्व, इतिहास, उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन, ये छोटे छोटे टॉपिक, उत्तराखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र वगैरह, उत्तराखंड के प्रमुख मापतौल प्रणालियां, जिस तरीके से परीक्षावाणी में इंडेक्स बने हैं वैसे ही इसमें भी बने होंगे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये अधिकांश पोर्शन आपका रिवाइज के लिए होगा, रिवीजन के लिए होगा, नई नवीनतम चीज़ें इसमें मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा फोर्स यानी 95% चांसेज आपके क्वेश्चन इससे आने के रहते हैं, ठीक है। अगर करंट अफेयर का आ गया, यानी इसको आपने फोकस करना है, इसको आप हवा हवा में पढ़ सकते हैं रिवीजन के तौर पर। और जैसे आप पढ़ोगे आप टिक मारते रहना, आपको पता है कि ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है। तो इस बार अगर
अगर आप पढ़ लोगे, जो नहीं आता उसको हाईलाइट कर लो, यानी आपको पता चल जाएगा ये चीज़ मुझे नहीं आती है तो उसको मैं नोट कर लूँ, या अपने नोटबुक में जहाँ भी आप तैयारी करते हो, जहाँ पर भी आपने अपना कंटेंट रखा हुआ है वहाँ उसको क्या कर लोगे, नोट कर लोगे। तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका, बहुत बेहतरीन तरीका आपके एग्जाम के मतलब दृष्टिकोण से होगा कि हाँ आप एक किताब को जल्दी, और बहुत बड़ी बात है मेरी नज़रों में तो 15 दिन की किताब है, यानी आप 15 दिन, अधिकतम 15 दिन, मैक्सिमम 15 डेज में आपका ये पोर्शन कवर हो जाएगा। और उन बच्चों के लिए भी ये फायदेमंद सिद्ध हो सकता है जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, मतलब उनको लगता है कि क्या पढ़े क्या न पढ़े क्या पढ़े, तो वो विंसर ईयर बुक लाके विंसर ईयर बुक की किताब भी पढ़ सकते हैं। 40 नंबर नहीं आएंगे लेकिन 10-12 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं, मतलब ठीक ठाक, ठीक है। तो विंसर ईयर बुक में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस बच्चे ने भी कल कमेंट किया था विंसर ईयर बुक में क्या क्या पढ़े कैसे पढ़े, सर एक बार समझा दीजिए, तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आपको ये वाला पोर्शन इस तरीके से तैयार करना चाहिए कि जितना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब रहती है बात बच्चों विंसर ईयर बुक के बाद सेकंड पोर्शन की, उत्तराखंड के प्रमुख टॉपिक कौन से। देखिए मैं आपको सही बताता हूं कि उत्तराखंड के इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से रहते हैं, और आप इसको तैयार करके जाते हैं एग्जाम में तो मान के चलिए आपको कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट फैक्ट, इंपोर्टेंट चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं, ठीक है। उत्तराखंड के इंपोर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उत्तराखंड के इंपोर्टेंट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, देखो 3 पोर्शन हमेशा देखना है, हिस्ट्री, उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर के अंदर आपका जो नृत्य हो गया, आपके प्रमुख त्योहार हो गए, आपके प्रमुख मेले हो गए, ये सब के सब आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा है, ठीक है। इन 3 भागों में इतिहास के अंदर आपको मान के चलिए चंद्रवंश तो आपको पढ़ना ही पड़ना है, मतलब आप शुरू कहाँ से करते हैं, जहाँ से भी करते हैं एक प्रागैतिहासिक उत्तराखंड आता है, उसमें आपका देखना उत्तराखंड की जो मतलब अपने आप में लाखा मंडल है, कालसी है, ये जो पहले प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है, या जो बहुत शैलाश्रय है, या चित्र वगैरह जो जो मिले हैं लाखोटियार वगैरह, जो स्टार्टिंग में परीक्षावाणी में दिए हैं वो सफिशियंट है, उतना ही आपका पूछा जाता है, तो आप लोग वो तो देखेंगे ही देखेंगे। देखो आप जैसे मैं सीधे सीधे बता रहा हूं, चंद पढ़ते हैं, पंवार पढ़ते हैं, गोरखा पढ़ते हैं, ब्रिटिश रूल उत्तराखंड में पढ़ते हैं, इसके अलावा राज्य निर्माण आंदोलन, मतलब राज्य निर्माण स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड, स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड, इसके अंदर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पढ़ो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चाहे पढ़ो, पत्रिकाएं पढ़ो, प्रमुख पत्रिकाएं, ठीक है, यानी जो प्रमुख पत्रिकाएं हैं आपकी वो पढ़िए। तो आप देखोगे जैसे ये वाला पोर्शन है, अब इसमें क्या किया जाए, मतलब इससे एक एक क्वेश्चन, जैसे 1-2 क्वेश्चन चंद से, 1-2 क्वेश्चन पवार से, एक आधे क्वेश्चन गोरखा से, ब्रिटिश से 1-2 क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम से 3-4 क्वेश्चन, तो आप देखोगे 3 क्वेश्चन 5, 7, 2, 9, 2, 11, 12, मतलब पूरा पोर्शन मिला के 11-12 क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं, ठीक है। अब डिपेंड ये करता है कि क्या परीक्षावाणी इसके लिए सफिशिएंट है। इतिहास का पोर्शन परीक्षावाणी में कम है, ये कहने की बात नहीं, ये सच्ची बात है कि इतिहास का पोर्शन परीक्षावाणी के अंतर्गत कम है। ये जो चीज़ें मिलती हैं आपको कुछ किताबों में मिलती हैं, लाइक अजय रावत जी की किताब है, यशवंत कटौज की किताब है, तो ये जो किताबें हैं इनमें ये कंटेंट मिलता है। अब बच्चे कहते हैं कि सर लेना जरूरी है, अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप ले न ले, क्योंकि जितना मैंने कराया था उत्तराखंड इतिहास उत्तराखंड का, वो मैंने 3-4 किताबों का जो मिक्सचर होता है, एक प्रकार का निचोड़, वहाँ से मैंने इंपोर्टेंट फैक्ट उत्तराखंड हिस्ट्री वाली वीडियो में कराए हुए हैं। अगर आपने वो पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता फिर आपको लेने की जरूरत है, आपका काम उससे बन जाना है, इतना आप लोग मान के चलिए, ठीक है। तो उत्तराखंड की अगर बात करोगे इस पोर्शन से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको इसमें कितना समय, और परीक्षावाणी ही सिर्फ पढ़ के जाओगे 4-5 नंबर से ऊपर नहीं आ पाएंगे, 3-4, 4-5 नंबर इस पोर्शन से आएंगे, उससे ऊपर नहीं आएंगे। इतिहास हमेशा रिस्क रहा है परीक्षावाणी की किताब से पढ़ना, क्योंकि उसमें उतना ज्यादा कंटेंट दिया नहीं है। हिस्ट्री वाले का भूगोल वगैरह सब अच्छा खासा दिया है उसने। इसके अलावा इससे पहले क्या है, जैसे कई बच्चे ये कहते हैं सर कत्यूरी से भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कत्यूरिया कार्तिकेयपुर राजवंश से, उससे पहले सर कुषाण वगैरह से, उससे देखो कुनिंद वंश, उत्तराखंड का प्राचीन राजनीतिक वंश कुनिंद राजवंश, ठीक है। और इससे पहले का जो है प्रागैतिहासिक उत्तराखंड कहिए, या अपने आप में आद्य ऐतिहासिक उत्तराखंड कहिए, या उत्तराखंड में जब मतलब ये सब चीज़ें मिलती, कालसी वगैरह, लाखा मंडल, या अपने आप में लाखोटियार, ये सब चीज़ें पुरानी जो चीज़ें होती है, यानी एक प्रकार का पुरातन उत्तराखंड जो कह सकते हैं, तो उस पोर्शन से भी, तो अगर आप इस पूरे के पूरे पोर्शन को देखोगे मैक्सिमम 15 नंबर कवर करेगा, 15 से ऊपर नहीं जाएगा, अधिकांश मतलब चांसेस रहेंगे 15 नंबर के, 15 नंबर से ऊपर इस पोर्शन से नहीं जाता और लगभग 15 नंबर आते हैं। अब बच्चे ये कह रहे थे सर अब बताइए आप, अब
आप टॉपिक बता दीजिए इंपोर्टेंट टॉपिक बताना इसमें संभव है ही नहीं। आपके पास कंटेंट ये है, आप क्या इंपोर्टेंट निकालोगे बताओ इसमें। अब आपने चंद, मैंने आपसे कहा चंद पढ़ के जाओ, अब इंपोर्टेंट अपने आप हो गया, 1-2 क्वेश्चन आएंगे। कभी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मत सोच के चले कि हम सेलेक्टिव पढ़ के जाएं। हम मतलब ये अगर आपके दिमाग पे है कि ना यार मैं इस पोर्शन को कवर करके जाऊं, इससे मेरा काम बन जाएगा, काम बन जाएगा लेकिन सिलेक्शन से दूर रह जाओगे। क्यों? क्योंकि आप सिंगल होते, आपका एक निश्चित, अगर देखो अगर ये क्राइटेरिया होता कि आप मतलब 65 मार्क्स लाइए, जितने भी 65 से ऊपर है वो सेलेक्टेड है, ऐसा क्राइटेरिया होता आप सेलेक्टेड पढ़ सकते थे। लेकिन आज के केस में आप सेलेक्टेड नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ तैयारी करने वाले और एग्जाम में बैठने वाले हजारों लाखों छात्र हैं जिनसे सुपीरियर आपको अपने आप को दिखाना है, जिनसे ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए, तब आप सेलेक्ट होगे। तो कभी भी अगर इस प्रकार की भूल के साथ आगे बढ़ रहे हो कि हाँ सर हमें इंपोर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, हम उन्हीं को तैयारी करके जाओगे, क्वेश्चन आएंगे इंपोर्टेंट जो बताऊंगा लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप क्या मुझसे अपेक्षा करते हैं कि सर हमें ऐसी चीजें बता दें कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये पढ़ के जाओ, और पता लगा वहां सिलेक्शन ही नहीं। क्या फायदा इतना समय बर्बाद करके? जब इस फील्ड पे कूद ही गए हो, जब इस फील्ड पे पैर रख ही दिए, क्यों ना ऐसा किया जाए यार, एक बार लाइफ मिली है, एक बार तैयारी करने का अच्छा खासा मौका मिला है, तो पूरा ही हम लोग क्या करें, जो पोर्शन आता है उसको कवर कर लें। अब बताइए, मैंने कहा इस पोर्शन से 15 नंबर आएंगे, मैं कहां से आपको इंपोर्टेंट बता दूं? चंद के अंदर क्या सेलेक्ट करूं मैं, बताओ? मैंने चंद से आपसे 2 क्वेश्चन आए बाई चांस, तो चंद के अंदर भी फिर कैसे सेपरेट करूं? क्या मैं यही तो कहूंगा ना कि या तो चंद की आपका जो टैक्स प्रणाली है उससे आएगा, चंद के राजाओं से आएगा। अब राजा आप कहोगे कौन सा राजा आएगा? अब मैं कह दूंगा रुद्रचंद भी आ सकता है भाई, कल्याण चंद भी आ सकता है, राजधानी परिवर्तन के संबंध में भी क्वेश्चन आ सकता है, गोरखों के साथ संघर्ष भी क्वेश्चन आ सकता है, पवार और चंद का संघर्ष भी आ सकता है, वो तो कुछ भी आ सकता है ना। आप अगर ऐसी चीजें अगर कोई बताने वाली होती कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाओ, तब बहुत मतलब अपने आप में अलग चीज होती। कभी भी याद रखना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जब आप देते हैं, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में जब आप सम्मिलित होते हैं, तब वहां कुछ इंपॉर्टेंट ना होके सब चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपका एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। हाई स्कूल के इंटर के पेपर होते हैं, मैं कहता बाबू ऐसा कर, 33% मार्क्स लाने, तेरे को पासिंग मार्क्स 33 है, तुझे कोई मतलब नहीं है कि मेरिट में आऊँ, फर्स्ट डिवीजन में पास हूँ, सेकंड में हूँ, थर्ड में, तुझे कुछ मतलब नहीं, तुझे पास होने से मतलब है। तब मैं बता देता कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ जा, काम बन जाएगा। यही केस यहाँ भी होता। अगर मैं ये कहूं कि यहाँ 50% अंक लाने के बाद बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, 50% से ऊपर सब सेलेक्ट होंगे, तो मैं बता देता कि ये पढ़ जा, ये छोड़ जा। तो ध्यान रखना, कोई भी अगर व्यक्ति आपको ये चीज़ें कहता है कि सिर्फ ये पढ़ जाए इससे सिलेक्शन हो जाएगा, आपको गुमराह कर रहा है। ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन के लिए आपको जो क्राइटेरिया, जो तरीका है, जो सिलेबस के टॉपिक दिए हैं, उस पर एक अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए, आपकी कॉन्सेप्ट उस पर होनी चाहिए, आपके फैक्ट उस पर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट और फैक्ट जब आपके मिलेंगे, आपका सिलेक्शन होगा। सेकेंड पोर्शन रहता है बच्चों आपका उत्तराखंड के भूगोल का, यानी उत्तराखंड की जियोग्राफी का। जब आप पूरा उत्तराखंड की जियोग्राफी देखोगे तो 10 से 12 क्वेश्चन इस पोर्शन से आते हैं। अब आप कहोगे सर इसमें 10 से 12, अब देखिए इसमें क्या क्या है। दर्रे इसके अंदर आते हैं, ग्लेशियर इसके अंदर आएंगे, बुग्याल इसके अंदर आएंगे, झीलें इसके अंदर आती हैं। इसके अलावा कई ऐसे फैक्ट हैं जो इस पोर्शन को कवर करेगा। नदियाँ इसके अंदर आएंगी, नदी के अलावा अलग अलग चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तो ये चीज़ें कौन कवर करेगा बताओ? जलवायु के संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, मृदा से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, हिमालय निर्माण से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। जैसे पिछले प्रीवियस ईयर के पेपरों में आपने देखा होगा, हिमालय से संबंधित भी क्वेश्चन वहाँ पर आए हैं। तो इस तरीके से अगर आप जब चीज़ों को देखोगे तो आपको ईजिली वो चीज़ें समझ आ जाएंगी, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। और हाँ, आपने फिर सोच दिया ना मैं दर्रे ही पढ़ के जाऊं, ना मैं सिर्फ झील ही पढ़ के जाऊं, ना मैं सिर्फ बुग्याल ही पढ़ के जाऊं, फिर आपका फंसना तय है। तो मान के चलिए उत्तराखंड का भूगोल जब 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन को कवर कर रहा है, तो आपको इस तरीके से पढ़ना होगा कि आपको सब चीजें भूगोल के अंदर जो जो आती है वो अच्छे से तैयार होनी चाहिए। तीसरा जो पोर्शन आता है बच्चों, वो आता है आर्ट एंड कल्चर का। आर्ट एंड कल्चर से भी कम मान के चलिए 5 से 8 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। 5 से 8 क्वेश्चन का मतलब आपके नृत्य से संबंधित, आपके मेले से संबंधित, आपके अदर जो चीज़ें होती हैं आर्ट एंड कल्चर की, हमारे कुमाऊं में हो या गढ़वाल में हो, जौनसार भाबर में हो, कहीं भी जो चीज़ें होती हैं जनजातीय इलाकों से हो, कुछ भी हो, 5 से 8 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। तो देखिए 15 क्वेश्चन, लगभग 15 से 10 से 12 क्वेश्चन, 25, 26, 27 क्वेश्चन, 5 से 8 क्वेश्चन, लगभग 35, 34, 35 क्वेश्चन। बाकी का जो पोर्शन होता है वो अदर रहता है। अदर का पोर्शन रहता है 6 से 10 नंबर। अब वो आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसी के अंदर से प्रमुख व्यक्तित्व हो गए, शिक्षण संस्थान हो गए, और भी चीजें हैं वो देखिए आप। जैसे देखो
तो 6 से 10 नंबर प्रमुख व्यक्तित्व हो गए, शिक्षण संस्थान है या उत्तराखंड के अलग अलग चीज़ें, पुरातन मापतौल प्रणालियां हैं, यानी एक प्रकार का खेल से संबंधित हो गया, करंट अफेयर से संबंधित है। तो इस प्रकार से वो पेपर को बैलेंस से बनाया जाता है। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, जब इतना बृहत सिलेबस है, 40 नंबर में इतना स्कोप है, उत्तराखंड के लिए तो कंप्लीट स्कोप है। मैं ये मानता हूँ जीएस के क्वेश्चन के लिए स्कोप नहीं है, जीएस में तो आपको बहुत रिस्क है, क्योंकि जीएस के इतने सिलेबस दिए हैं, क्वेश्चन पूछने का स्पेस ही नहीं है। क्योंकि आप सभी जानते हैं बहुत 25, 27, 28 क्वेश्चन पेपर में आते हैं और सिलेबस सारा खोल के रखा है। इतना बड़ा जब सिलेबस खोल के दिया है तो आप क्या क्या पढ़ोगे। लेकिन उत्तराखंड के लिए तो स्कोप है ही ना। आप बताइए, जब मैंने इसको पूरा का पूरा बना दिया, हाँ हो सकता है कि इतिहास के किसी बार 15 की जगह 10 ही क्वेश्चन आए, 8 ही क्वेश्चन आए, भूगोल के वो 22-23 क्वेश्चन करते हैं, वो आपके एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। लेकिन एक बेसिक जो चीज़ बताई गई है, लगभग कहीं ना कहीं पेपर इस तरीके से अपने आप में बनता है। अब आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए, क्या इसमें से मैंने कोई एक ऐसी चीज़ बताई है जो आप इंपॉर्टेंट कह सकते हैं? तो सब इंपॉर्टेंट है ना। तो ध्यान रहे, कभी भी अगर पेपर में तैयारी करके जा रहे हो तो कंप्लीटली तैयारी करके जाना, आधा अधूरा मत करना। घर में अच्छा लगेगा, आसान रास्ता ढूंढना अच्छा लगेगा कि यार हाँ कम ही पढ़ना है, सर ने ये बताए वो बताए, सिलेक्शन ही नहीं होगा तो क्या फ़ायदा उस पढ़ाने का, बताओ। आप भगवान न करे 1 नंबर आधे नंबर से रुक जाएं, क्या मिलेगा बताओ आपको। आपने पढ़ रहे हो तो कंप्लीट 100% से ऊपर का एफर्ट दो, 110% तैयारी करके जाओ, वो भी पढ़ के जाओ जो आपके एग्जाम के सिलेबस में नहीं दी। उत्तराखंड का एग्जाम है, कुछ भरोसा नहीं है, यहाँ निकलने वाले निकल गए तो निकल गए, वरना लटक भी जाते हैं बहुत लंबे समय तक। तो एक बहुत प्यारी रणनीति, एक बहुत सही तरीका आपका होना चाहिए। ये मत सोचना कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़े, क्या ना करें। आपके लिए सब इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसके हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें, ठीक है। होपफुली ये चीज़ें आपकी समझ आई होगी। साथ ही साथ मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम, यानी मुझे थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है कि आपकी क्रैश कोर्स की क्लास नहीं आ पा रही है। यानी आज और कल भी मुझे लगता है कि शायद आए या ना आए, लेकिन परसों 16 तारीख से आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। आप सब समझ सकते हैं, 1-2 दिन सब बिजी रहते हैं। फिर मिलते हैं अगली क्लास पे। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।